ये टॉपिक। चलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ड्राइव हो गया, तो ऐसे करके हमारे सामने बहुत सारे व्यक्ति आ गए। तो 4 तरीके के व्यक्ति आ गए। 4 कहाँ आ गए, 5 आ गए, 5 आ गए। पहला पार्टीज हो गई खुद ही, दूसरा एजेंट हो गया, और तीसरा कौन हुआ, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, और 2 ये व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके आपके सामने 5 व्यक्ति है। अब 2 व्यक्तियों के और बारे में बात करेंगे हम। इसको ऐसा करना, डायरेक्ट ऐसे ना लिख के एक एक शब्द पे ही लिख लेना, मतलब जैसे एक शब्द से ही आपको समझ में आ जाए। और जब आपको कभी मौका मिले इसे लिखने का, तो आप इसे तरीके से लिख सको। पहले पार्टी टू द प्रोसीडिंग, एजेंट, या एजेंट नहीं लिखना, क्या लिखना है, ऑथराइज्ड एजेंट। ठीक है, ऐसे करके फिर ऑथराइज्ड एजेंट क्यों है उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कौन होता है, एग्जांपल बता देने हैं उसके। ठीक है, ऐसे करके। पर इस सेक्शन को थोड़ा शॉर्ट नोट्स में लिखवा दीजिए ना। कौन बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं लगा। सर मैं बोल रही हूँ कि आप सेक्शन 18 को शॉर्ट नोट्स में लिखवा दो। किसको शॉर्ट नोट्स में लिखो? सेक्शन 18 जो भी करवाया है। अभी तो सारा कुछ शॉर्ट, ये नोट्स ही तो बनाने थे आपको, और क्या लिखवाया था मैंने? वो तो लिख लिया जैसे सीमा मैम करवाती है वैसे। देखो दूसरे के टीचर का तो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन लिख सकते हो आप, लिखो फटाफट से। इतना क्या है टाइम, अगर मैं लगाऊंगा लिखने में। देखो नहीं, शॉर्ट में लिखवा दो सर। हाँ, लिख लीजिए कोई बात नहीं। बाय होम एडमिशन में बी मेड, कि किसके द्वारा ये एडमिशन किया जा सकता है। पहले तो आपको एडमिशन समझाना है। देखो पहले क्या करना है, एडमिशन समझाना है कि होता क्या है, तो इसके एसेंशियल एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा जब एडमिशन बता दोगे तो फिर एसेंशियल एलिमेंट पर आओगे ना इसके पे, तो फिर वहीं पर ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि किसके द्वारा किया जा सकता है, तो वहां पर क्या लिखोगे, बाय होम एडमिशन में बी मेड, कि किसके द्वारा ये एडमिशन किए जा सकते हैं। तो एडमिशन में बी मेड फॉलोइंग 7 काइंड पर्सन। कितने हो गए वो, 7 काइंड पर्सन हो गए। 5 तो मैंने बता दिए, तो 5 के नाम आपको ऐसे लिखने हैं सेक्शन नंबर 18 के अकॉर्डिंग, पार्टीज टू द प्रोसीडिंग। दूसरा क्या लिखना है, दूसरा है कि बाय एन ऑथराइज्ड एजेंट टू सच पार्टी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, टू सच पार्टी। सच पार्टी का मतलब क्या हुआ, पार्टी टू द प्रोसीडिंग, वो पार्टी से रिलेटेड। दूसरा क्या हो, इसके अंदर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पार्टी हु इज रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, ऐसी पार्टी जो क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में हो। ठीक है, चौथा शब्द है इसका कि बाय पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, बाय पर्सन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग। मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा, उसी के अंदर लिखे हुए सारे शब्द, डायरेक्ट के अंदर ही। पांचवा है पर्सन हैविंग प्रीवियस टाइटल। आप प्रीवियस टाइटल ले सकते हो, या इसको अपन कह सकते हैं कि पर्सन फ्रॉम हु इंटरेस्टेड ड्राइव। दोनों तरह के शब्द आते हैं इसमें, या इसको एक और टाइटल से बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, लिख लिया, स्टेटमेंट और एडमिशन बाय थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात होगी अभी, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो आपका क्लियर हो गया। 19 देखिए, सेक्शन नंबर 19 क्या बता रहा है आपको, इसको देख लीजिए। एडमिशन बाय पर्सन whose position must be proved as against party to the suit। क्या लिखा हुआ है, पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, मतलब पहले तो पोजीशन ही प्रूव्ड होनी चाहिए। अगर ये पोजीशन समझ में आ गई, तो ये जो पोजीशन जिस व्यक्ति की होगी, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग के अगेंस्ट क्या कर सकता है, अपना जो स्टेटमेंट देगा
वो इसके भी खिलाफ होगा और इसके भी खुद के खिलाफ होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि स्टेटमेंट, आगे पढ़ोगे, अभी पढ़ा नहीं, सेक्शन नंबर 21 में पढ़ोगे इसके रिगार्डिंग जनरल रूल जो बताते हैं, सरकमस्टांसेस बताई हुई है वहां पर। तो यहाँ पर क्या समझ में आएगा हमें कि पोजीशन के रिगार्डिंग समझना है। ये पोजीशन अगर हमें प्रूव हो जाती है और ये पोजीशन जिसकी होगी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस पार्टी टू द प्रोसीडिंग के अगेंस्ट क्या कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, और वो स्टेटमेंट क्या होगा, एडमिसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन और जो इसकी लायबिलिटी है वो खुद की तो होगी होगी और दूसरी पार्टी की भी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे के स्टेट अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये पार्टी इसका लेना देना तो कुछ नहीं था, लेकिन ये इस केस में क्या बन गई, एक थर्ड पर्सन बन गया, थर्ड पार्टी बन गई, जिसकी बातों से ही पता चल सकता है कि दूसरी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा और वो कैसे फंसेगा, मतलब इफेक्ट तो किस पे आएगा, इस पे तो प्रभाव पड़ेगा ना इसी बात का। कहा किसने, इसने, नुकसान किसको होगा, इसको भी होगा और इसको भी करेगा। देखो तो क्या लिखा हुआ है कि मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। पार्टी टू द सूट का मतलब ये दो पार्टीज हैं, पार्टी टू द सूट का मतलब एक पार्टी नहीं होती, दो पार्टी है, ए और बी। अब इसको आप डायरेक्ट मत समझिए, इसको इलस्ट्रेशन समझाता हूं तो बहुत बेहतर तरीके से समझना। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए ने क्या कर रखा है, जिम्मेदारी दे रखी है, जिम्मेदारी ले रखी है, ए ने क्या कर रखा है, जिम्मेदारी ले रखी है किस बात के लिए, कि वो बी के लिए क्या करेगा, मतलब ये ओनर हो गया किसी प्रॉपर्टी का और ये इसका एजेंट मान लो तुम, या कोई और व्यक्ति हो जिसको ये काम दे दिया इसने, ठीक है, ये काम हो गया। अब हुआ क्या कि बी, अब ये जो व्यक्ति है तो बी सू ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। बी ने क्या कर दिया, इसको पैसा लेने के लिए कहा कि तुमने यार पैसे नहीं ली सी से, एक और आगे पार्टी कौन आ गई, सी, और सी भी क्या था, इस बी का कौन था, टीनेंट था। बहुत सारे लोग थे होने को, तो जैसे कि सपोज करो डी ई एफ जी ये सब थे और सी भी था, सबसे रेंट कलेक्ट करके आया, लेकिन किससे नहीं लेके आया, इससे नहीं आया, या तो इसने पैसे खाए थे या कुछ और किया था या कोई कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी करी इसने इसके खिलाफ, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फैक्टरिंग इशू क्या बन गया, रेंट बन गया, और रेंट में फैक्टरिंग इशू किस पे आ गया, सी पे आ गया, और सी क्या बन गई है, कि पोजीशन बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, क्योंकि इसका स्टेटमेंट किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट चला जाएगा, पार्टीज के चला जाएगा भाई, ये हाँ करेगा और ना करेगा उसको देखेंगे। देखो पहले एक बार इलस्ट्रेशन पूरा पढ़ दें। तो इसने सूट फाइल कर दिया यहाँ पर रेंट के लिए कि भाई रेंट लेना था, तो यहाँ पर डिस्प्यूट ये बात कर रहा है कि रेंट नहीं लिया इससे, सी से आपने, तो ये फैक्टरिंग इशू बन गया ना। तो अब देखो क्या हुआ, ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए डिनाई कर देता है, ए मना कर देता है कि भाई साहब बी से कोई सी से कोई भी रेंट नहीं लेना, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ड्यू नहीं है। ये किसने कह दिया, ए ने कह दिया, किससे कहा, बी से कहा। इस चक्कर में तो पैसा केस सूट फाइल करा इसने, कह रहा है कि भाई तुम तो मेरे को नुकसान करोगे ऐसे करके, कुछ ना कुछ फ्रॉड चल रहा था इसके दिमाग में कि या तो बाद में पैसा लेता उससे, इसको बता करके कि भाई झूठ बोल के कुछ ना कुछ कर रहा था ये। तो फिर ऐसे केस में क्या लिखा हुआ है, ए स्टेटमेंट बाय सी, a statement by C that he owed B rent is an admission। C के द्वारा एक एडमिशन स्टेटमेंट दिया गया कि भाई साहब मुझे तो क्या करना है, B को क्या देने हैं, पैसे देने हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बकाया है। इसका मतलब क्या है, ये झूठ बोल रहा था, तो ये किसके अगेंस्ट हो गया, इसके अगेंस्ट हो गया कि नहीं हो गया, और ये इसके अगेंस्ट होने का मतलब ये क्या है, एडमिशन किया ना इसने, स्टेटमेंट दिया और इसके अगेंस्ट हो गया, तो ये भी एडमिशन माना जाए, ये प्रूव हो गया ना, इसके खिलाफ हो गया ना। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, सी की पोजीशन चेक करी जाएगी, क्या सी उसका क्या है, किराएदार है या नहीं,
अभी तो एडमिशन स्टेटमेंट दे सकता है ना, तो इसकी जैसी पोजीशन प्रूफ हो जाएगी तो फिर इसके अगेंस्ट, पार्टी के अगेंस्ट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया ना। लेकिन क्या इतना ही संभव था? सी का इंटरेस्ट नहीं था क्या इसमें? क्या इंटरेस्ट है इसका? क्या है इसकी इंटरेस्ट वाली बात? इसको क्या है, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर ये कह देता कि साहब मेरे पास तो पैसे, मैंने तो पैसे दे दिए, मेरे पास कोई बकाया नहीं है, तो इसका भी तो इसके फेवर में चला जाता है, तो एडमिशन इसके अगेंस्ट भी हो गया ना। तो दोनों साइड से अब यहाँ पर इसकी सी की भी लायबिलिटी अराइज हो गई, ऐसा कह रहे हैं। राहुल सर, ये थोड़ा इलस्ट्रेशन ना कंफ्यूजिंग है, तो आप प्लीज एक बार एक्सप्लेन करोगे और वंस अगेन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना वो कंफ्यूजिंग हो गया है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए एक बार और समझिए इसे। देखो सबसे पहले तो हमें इसका टाइटल समझना है कि ये पोजीशन की बात कर रहा है, और पोजीशन किसकी, कि थर्ड पर्सन के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो क्या वो एडमिशन माना जा सकता है क्या? क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा जिसका कोई संबंध ही नहीं है चीज से, और उसके द्वारा अगर कोई एडमिशन अगर किया जाए तो क्या वो स्टेटमेंट दिया जाए तो क्या वो एडमिसिबल होगा और एडमिशन माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 17 और कौन सा 19, क्योंकि 19 नहीं बताता इसको। तो यही चीज इसने कहा बताई है, इलस्ट्रेशन में बताई थी। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पोजीशन प्रूफ करनी पड़ेगी किसकी, उस पार्टी की जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी है और जो स्टेटमेंट देना चाहता है। जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में देखा ना, कि पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है कि नहीं है, तभी तो स्टेटमेंट एडमिसिबल मांगे उसके। तो यहाँ पर ऐसे ही कोई पार्टी अगर स्टेटमेंट देगी तो उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो किराएदार है या नहीं है, जैसे कि एग्जांपल में चल रहा है। तो अब एग्जांपल समझिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ए और बी के बीच में सूट फाइल हो रखा है। किस बात के लिए हो रखा है? क्योंकि ए को जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम्हें क्या कर रहे हैं, बी के लिए रेंट कलेक्ट कर रहा है, और उसके मकान थे किसके पास, सी के पास था, डी ई एफ जी के पास था, ऐसे समझ के चलो। इनसे तो ले लिया इसने और इससे नहीं लिया, समझ में आई बात? तो सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट का कौन हो गया, सी का रेंट हो गया। तो इसकी बात कौन बता सकता है, केवल सी ही तो बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता ना। तो अब यहाँ पर अगर इसने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो वो एडमिसिबल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? लेकिन एडमिसिबल कब नहीं माना जाता और कब माना जाता है, बताओ कोई बात? यही मेन बात है इसकी, कि एडमिशन कब माना जाता है, जब वो अपने ही अगेंस्ट दिया जाता है। अपने फेवर में दिया तो सी ने अपने फेवर में दिया क्या, किसके अगेंस्ट दिया, खुद के दिया, और खुद के देने से इसके भी अगेंस्ट चला गया। बात समझ में आ गई ना? तो जब तब जाकर के ये एडमिसिबल हो, तो पार्टी के अगेंस्ट हो गया, नहीं हो गया? अब इसके एसेंशियल एलिमेंट देखिए बेटा। स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, तो स्टेटमेंट लिखा है तो इसका मतलब एडमिशन की बात कर रहा है। मेड बाय अ पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी, देखो मैंने आपको बताया उसकी पोजीशन और उसकी लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है, उसके लेकर एक क्वेश्चन अराइज हो गया। इट इज नेसेसरी टू प्रूव अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशन। अब ये प्रूव करना तब जाकर के वो क्या बन सकता है, किसी पार्टी के अगेंस्ट। तो पार्टी किसके अगेंस्ट हो गई है, किसके अगेंस्ट हुई है पार्टी, एक बात ए के अगेंस्ट हो गई, क्योंकि इसको पैसा कलेक्ट करना है। तो ये क्या हो गया, पार्टी, एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशन इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रिलेवेंट, यदि ऐसा स्टेटमेंट रिलेवेंट होता एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लायबिलिटी इन अ सूट brought by or against them if they are made by the person making occupy such position or subject to such liability। तो देखो इसकी खुद की पोजीशन भी आ गई और इसकी लायबिलिटी भी अराइज हो गई। पोजीशन क्या पता चली कि इसका किराएदार है, ये इसका रेंट देना इसको जरूरी था, तो क्वेश्चन ये उठा इसके ऊपर, तो फिर इसकी लायबिलिटी भी अराइज हो। तो ये क्या बन गया इस केस में, थर्ड पर्सन बन गया, जिसका स्टेटमेंट क्या हो गया, एडमिसिबल हो गया। क्लियर है बात? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है।
डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी केस में पोजीशन और लायबिलिटी के पार्टी के अगेंस्ट थर्ड पर्सन क्या दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, और वो एडमिसिबल कब माना जाता है, कौन सा सेक्शन के। तो आपका यही सेक्शन है, सेक्शन नंबर। आप चाहो तो दो शब्द हैं इसके लिए, कमेंट्स में लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, देखो इनको लिख लो आप। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, दिस सेक्शन ऑन द this section is based on the principle that when the right or liabilities of the parties to the proceeding, liabilities और राइट की बात हो रही है। देखो राइट किसका था, बी का राइट था कि नहीं था, बी का राइट था कि नहीं था, और सी की ए की क्या थी वहां पर, लायबिलिटी थी। of a party to the proceeding are based on the, क्या बोलना बताओ दोबारा से, राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग आर बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। किसके ऊपर आधारित है वो, थर्ड पर्सन की लायबिलिटी पर आधारित है। तो थर्ड पर्सन की लायबिलिटी क्या थी कि रेंट देना है नहीं देना, तो यही बताता है इस बात को, तो इसका स्टेटमेंट ही एडमिसिबल हो गया। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब एडमिशन, और ये स्टेटमेंट जो या एडमिशन कह रहे हैं अपन जिसको, तो वो कोर्ट के लिए क्या हो जाएगा, एक प्रूफ बन जाएगा ए के खिलाफ। तो ये तो सब्सटेंटिव प्रूफ हो गया सीधा सीधा, क्योंकि वो खुद ही पार्टी कह रही है इस बात के बारे में, ठीक है। तो ये एडमिसिबल माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब देखिए सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक्शन नंबर 20 में क्या बता रखा है, एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट। बहुत बार पूछा जा चुका है सेक्शन। ये जो रेफर्ड शब्द है इसको अंडरलाइन कीजिए। अब इसको एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को कोई बाइक जो है बेचता है, सेल आउट कर रहा है व्यक्ति। कौन कर रहा है, ए नाम का कर रहा है। किसको कर रहा है, बी को कर रहा है। लेकिन बी ने इससे सवाल किया इस बात के बारे में, क्या ये सही है नहीं है। भाई कोई भी व्यक्ति होगा वो चेक करके लेता ना इस चीज को। तो इसने इससे सीधे सवाल करा कि भाई ये जो आप बाइक दे रहे हो कितने साल पुरानी है, क्या फीचर है, किस तरीके से चलती है। अब यहाँ पर ए ने क्या कहा इसको, इसने कहा कि भाई मेरे को तो मत पूछो, तुम किससे जाकर पूछे इस बात के बारे में, सी नाम के व्यक्ति से पूछो जाकर। इसने किसको रेफर कर दिया, सी को कर दिया। ये रिप्रेजेंटेटिव बना दिया ना एक तरीके से इसने अपना, ये इसको ऑथराइज कर रहा है कि सी से पूछ लो। तो सी जो भी कहेगा वो इसके अगेंस्ट ही तो होगा, सी के अगेंस्ट थोड़ा होगा, लेकिन किसके अगेंस्ट हो गया, इसके अगेंस्ट हो गया एक। क्योंकि अगर वो चीज सही नहीं निकली तो फंसेगा कौन, ए फंसेगा। तो फंसने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका जो स्टेटमेंट है वो किसके अगेंस्ट एडमिशन हो जाएगा, ए के अगेंस्ट। क्लियर है, देखो क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन टू whom a party to the suit, to whom party to the suit has expressly। अब देखो यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेसली को अंडरलाइन कीजिए, एक्सप्रेसली रेफर्ड, यही शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू द मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशन। क्लियर है।
तो यहां पर भी ये पार्टी, इसका कोई लेना देना था केस से, ये पार्टी थर्ड पर्सन बन गई। लेकिन इसने इसको रेफर किया और इसके रेफर करने से क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा और किसके अगेंस्ट माना जाएगा वो, देखो क्वेश्चन इसमें दे भी रखा है, द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज अ साउंड। क्वेश्चन ये था कि भाई जो ए ने बी को बेचा है हॉर्स, वो क्या साउंड है या नहीं है, कहीं घोड़ा भाग ले तो कौन खरीदेगा उसे, तो साउंड की बात हो रही है कि वो सही है कि नहीं है, तो सीधी सी बात है। तो ये क्वेश्चन रेज हुआ, या इसने सपोज करो पहले खरीद लिया कोई चीज, तो इसने कहा कि भाई ऐसा करो तुम इससे पूछ के चले जाना, ये बता देगा तुम्हें जो भी इसकी कंडीशन होगी। तो बी ने क्या किया, इससे पूछ लिया, लेकिन वो चीज सही नहीं निकली, समझ में आ रही बात। तो जब सही नहीं निकली तो ये कोर्ट पहुंच गया और खिलाफ किस सूट किसके खिलाफ कर दिया, एक के खिलाफ कर दिया। तो फिर कोर्ट किसको बुलाएगी, इसको बुलाएगी। तो कोर्ट इससे बुलाएगी, पहले तो इससे बात करेगी, जब ये कुछ नहीं बता रहा तो इसने तो कहा कि साहब सी से कहा है, मैंने तो सी बताएगा इसको, तो सी जो कहेगा वो किसके खिलाफ हो जाएगा सारा कुछ, तो फेवर में किसके चला गया, इसलिए लिखा हुआ है ए सेज टू बी वो एंड आस्क सी। ए ने बी को कहा कि भाई तुम्हें क्वेश्चन है ना इस बात के लिए, तो तुम ऐसा करो सी से जाके पूछ लो। तो सी नोज ऑल अबाउट इट, उसने बात बता दी कि भाई सब कुछ सी ही जानता है। तो फिर द सीज स्टेटमेंट इज एन, अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, वो है सेक्शन नंबर 20। इसको स्टार लगाओ। यही चीज जो है ये आपको इन सब का निचोड़ बताएगा, जितने भी सेक्शन आपने पढ़े। ये सेक्शन तो अब तक क्या बता रहे थे आपको, केवल अब तक प्रोविजन बता रहे थे उन सब चीजों से रिलेटेड जो कि क्या लिख रहा था कि हियर आफ्टर इन मेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मेंशन इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लेकिन कहां लिखी हुई थी बात, सेक्शन नंबर 17 में लिखी हुई थी। अब ये बताएगा कि जनरल रूल क्या है एडमिशन के लिए, और कब एडमिशन किया जा सकता है और कब उसे एडमिशन माना जा सकता है। ठीक है, तो देखो उसके बारे में सेक्शन नंबर 21 के बारे में प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय ऑन देयर बिहाफ। मतलब कोई जो व्यक्ति है अगर वो किसी तरीके का कोई एडमिशन कर रहा है, एडमिशन का मतलब स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसी के अगेंस्ट होगा वो, ठीक है, और उसी के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। ये क्या है, इसका जनरल रूल है जो इसमें पहले ही बता दिया है, लेकिन क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एडमिशन आर रिलेवेंट। पहला तो कहा, क्या कहा दिया इसने कि जो भी एडमिशन होगा वो रिलेवेंट होगा। दूसरा क्या लिखा है कि उसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन किसके अगेंस्ट होगा, जिसने स्टेटमेंट, ए नाम का व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट का मतलब वो एडमिशन है, वो रिलेवेंट भी है भाई, फैक्ट से संबंधित तो होना ही चाहिए ना, अभी तो रिलेवेंट होगा, लेकिन वो प्रूफ उसके ही अगेंस्ट किया जाए कि इसने पहले तो कुछ और कहा था और अब कुछ कह रहा है। तो डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोपल भी तो लग जाएगा इस व्यक्ति के खिलाफ, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, तो ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। लेकिन ये खुद प्रूफ नहीं कर सकता इस बात को, अपने फेवर में अपने अगेंस्ट तो मान लिया इसे, लेकिन किसी चीज के बारे में सपोज करो ये कहता है, एडमिशन करता है इस बात के बारे में कि साहब ये जो सेल डीड बनाई है ना ये बिल्कुल जेन्युइन, तो कोर्ट में ये लाया है और इसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है, दूसरा कह रहा है कि नकली है। पहले पार्टी ने कहा कि ये जेन्युइन है तो इसकी बात एडमिसिबल मानी जाएगी क्या, नहीं कर सकता कोर्ट, क्योंकि तो अपने फेवर में ही बात कर रहा है कि तेरे नाम होगी प्रॉपर्टी। दूसरा कह रहा है ये नकली है, समझ में आ रही बात, तो उसके अगेंस्ट भी ये चीज नहीं मानी जा सकती। तो ये क्या स्टेटमेंट तो इस तरीके की दे दी उन्होंने या कभी दिए होंगे, लेकिन ये चीज इनके ही विरोध में हो जाए कि कभी इसने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया ए नाम के व्यक्ति ने कि साहब ये असली नहीं है, मैं तो कोर्ट के सामने कह रहा हूं लेकिन है ये चीज नकली, और ये बात किसके सामने कही इसने, सी के सामने गई।
और इस बात को प्रूव कौन करवा दे, बी प्रूव करवा दे कि साहब इसने तो अपने अगेंस्ट पहले स्टेटमेंट दे रखा है इस तरीके, तो ये एडमिसिबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन जो इसने जेन्युइन बात की गई थी अपने ही फेवर में, क्या वो एडमिसिबल हो जाएगी क्या? जेन्युइननेस की बात कर रहा था ना कि डॉक्यूमेंट सही है, अपने ही फेवर में कर रहा है तो एडमिशन माना जाएगा क्या? ऐसा स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इसने कभी ऐसी कोई बात कही हो किसी व्यक्ति के सामने और उसने कर दिया, साहब ऐसे मेरे सामने कहा इसने ये नकली है और इससे बनवाई मैंने, प्रूफ कर दे वो चीज, एडमिसिबल हो जाएगी नहीं हो जाएगी उसके खिलाफ, तब मानी जा सकती। लेकिन अगर ये जैसे बी नाम का व्यक्ति कह रहा था कि ये साहब ये तो नकली है, तो इसकी बात भी मान लेगा क्या कोर्ट? नहीं मानेगा। ये इस बात को प्रूव कर दे कि साहब ये किसी व्यक्ति के सामने कह रहा था कि ये असली ही है, जो ए के पास प्रॉपर्टी है, ए के पास सेल डीड है, ये तो आपके सामने आके कह रहा है और इसने पहले कहा कि ये नकली नहीं असली है, मैं तो बस हंसा रहा हूँ, ये सी के सामने कह दिया। तो सी ने अगर स्टेटमेंट इसके खिलाफ दे दिया, मतलब स्टेटमेंट इसके खिलाफ नहीं देना है, स्टेटमेंट तो इसने ही कहा है, लेकिन इसके थ्रू प्रूफ कर दिया इसने, इसके सामने कहा है सर, तो ये रिलेवेंट हो गया ना फैक्ट इन इश्यू से, तो फिर ऐसे केस में ये एडमिसिबल हो जाए। लेकिन इसका अगर मेन प्रिंसिपल अगर आपको समझाऊं तो हमेशा स्टेटमेंट जो भी दिए जाते हैं वो अपने ही खिलाफ होने चाहिए, तभी जाकर के वो एडमिसिबल हो सकते हैं, वो एडमिशन तभी माना जा सकता है। अगर आपने अपने फेवर में कितनी ही बात कही, कितनी ही बार कह दिया कोर्ट के सामने, कोर्ट उसको रिलाय नहीं करेगा। क्लियर है चीज? Admission are relevant or may be proved as against the person who makes them. जिसने कहा है उसके अगेंस्ट वो प्रूफ किया जा सकता है और वो रिलेवेंट भी हो सकता है, तो एडमिशन होगा। और दूसरी बात देखो, दो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, पहला क्या लिखा है, पार्टी के रिगार्डिंग, पार्टी टू द सूट। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो अब ये कोई व्यक्ति हो सकता है ना, ये वो हर एक व्यक्ति हो सकता है जो भी पहले निकल के गए थे, समझ आया ना? तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या कोई और व्यक्ति जिनका पार्टी का इंटरेस्ट है, वो हर एक व्यक्ति हो सकता है। बट दे कैन नॉट बी प्रूव बाय और ऑन द बिहाफ द पर्सन हु मेक्स देम। जिसने कहा है उसके अपने ही खिलाफ उसको प्रूव नहीं करेगा कि साहब मैं ये कह रहा हूं, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, कोर्ट मना कर देगा, बार बार करेगा, अपनी फेवर में कर रहा है ना बार बार स्टेटमेंट को, तो मैं कैसे मान लूं चलूं? ठीक है। लेकिन यहां पर आपको क्या देखना है, इसके जो मेन चीज है वो है इसके एक्सेप्शन, जिसमें प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ये तीन चीजें रटी होनी चाहिए, इन तीन चीजों से अच्छे क्वेश्चन बने। पहला प्रोविजन इसका, दूसरा, तीसरा, इनमें से इलस्ट्रेशन पूछ लिए जाते हैं और उसके रिगार्डिंग पूछता है। देखो क्या बता रहा है, an admission may be proved by or on the behalf making it when it is such nature that if the person making it were dead. अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर इस शब्द को, if the person making it were dead. और अंडर सेक्शन नंबर 32 और अदर पर्सन, थर्ड पर्सन। बस अब देखो यहां पर अब तक क्या देखा कि अब तक तो आपने क्या पढ़ा कि अगर कोई अपने ही खिलाफ एविडेंस देगा तो वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। अपने फेवर में दिया तो नहीं होगा। तो इसके एक्सेप्शन क्या होंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने ही फेवर में कोई बात लिखे, स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना, तो लिखना ही हो गया ना उसका, और ओरल मतलब कहे, ये भी हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहा है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। तो अगर किसी भी तरीके से जैसे वीडियो बना के उसने कोई बात कही, वायरल करवा दी, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी ना, तो वो अपने फेवर में कर रहा था। लेकिन ये कह रहा है कि वो वैसे तो एडमिसिबल नहीं होगी, लेकिन कब होगी? तो ये कह रहा है कि ऐसी संभावना हो जाए जहां पर उस व्यक्ति की मरने की स्थिति आ जाए, मतलब मरा तो नहीं है, मरने वाला है,
भाई मर जाता तो डाइंग डिक्लेरेशन होती तब भी वो एडमिसिबल ही होता, लेकिन वो 32 में होता। लेकिन मरने वाला हो ऐसी स्थिति में, जब मरने वाला कोई व्यक्ति हो और वो कोई स्टेटमेंट दे, झूठ बोलेगा क्या? नहीं बोलता जनरली, ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है। अब दूसरी पार्टी है वो कॉन्ट्ररी प्रूव करते हैं उस बात को, तो मना थोड़ा ना करेगी कोर्ट, लेकिन उसकी बात को कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चलेगी कि भाई साहब एडमिशन, हम इसको एडमिशन मान सकते। लेकिन सेक्शन नंबर 32 के प्रोविजंस को जब पढ़ेंगे तो हमें सर्कमस्टांसेस भी पता चलेगी, कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है जहां पर ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कहा गया हो और वो मरने की स्थिति में आ जाए तो फिर क्या होगा, और उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है तो फिर वो हमेशा क्या माना जाएगा? एडमिसिबल माना जाएगा। लेकिन कब की बात कर रहा है? जब उसके ही फेवर में है, फेवर में तो उसके ही है ना, लेकिन वो मरने के तौर पर, मरने के टाइम पर ऐसा कह रहा है मरने वाला ही था, मरा नहीं था, तो फिर ऐसे केस में वो चीज एडमिशन मानी जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट। क्लियर है? देखो लिखा हुआ है मे बी प्रूव्ड, वो खुद भी देखो मरने वाला तो है नहीं, मरा ही नहीं है, तो फिर खुद भी कर सकता है या उसके खिलाफ, उसके ब्याह पे कोई और व्यक्ति जो है वो भी कर सकता है उस चीज को प्रूव, हिसाब ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। एग्जाम्पल या इसका इलस्ट्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, इसका इलस्ट्रेशन ही आता है सीधा सीधा, वो कहीं से कुछ नहीं पूछता, सीधा इसका इलस्ट्रेशन आता है, वो है इलस्ट्रेशन इसके रिगार्डिंग ए, नहीं ए नहीं है, बी है। ए तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ए जो है वो जनरल प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कह रहा है, तो मैं आपको वो बता चुका हूँ, उसको पढ़ेंगे। बी देखिए, ए द कैप्टन ऑफ शिप इज ट्राइड फॉर द कास्टिंग हर अवे। ये जो है साहब वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, उसका ट्रायल चल रहा है इस बात के लिए कि उसने क्या करा है, उसको कहीं और से निकाला है, जो शिप थी जिसको पर्टिकुलर रूट से जाना चाहिए था वहां से ना निकाल करके उसने कोई काम किया है जिसका ये नुकसान हो सकता, ठीक है, ये उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्योंकि शिप का डाइवर्ट करना भी एक ऑफेंस माना जाता है कि आपका जो रूट है उससे निकाल के अगर कहीं और ले जा रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो आप, उस पर एलिगेशन इस तरीके का किसी व्यक्ति ने लगा दिया। लेकिन हुआ क्या उस टाइम पे, तो एविडेंस इज गिवन शो द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर्टी। क्या था कि उस टाइम पर जब एविडेंस दिया जा रहा था तो वो शो कर रहा था कि भाई साहब वो जो शिप जा रही थी वो तो अपने एविडेंस जो शो कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो क्या बता रहा था कि शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। प्रॉपर कोर्स का मतलब जो रूट था उससे कहीं और से ही निकल के जा रही है, इस तरीके का एविडेंस वो शो करवा रहा है। जब कोई व्यक्ति कह रहा है इस बात के बारे में साहब ऐसे ऐसे ये डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कि साहब ये जो शिप जैसे जा रही थी उस टाइम से ना ले जा करके कहीं और ही रास्ते से ले जा रहा था, इसका मतलब वो लुटवाना चाह रहा हो कि कोई और डकैत आके लूट ले उसे, जो पायरेसी होती है उस तरह की इश्यूज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए प्रोड्यूसेस अ बुक केप्ट बाय हिम। ए नाम का व्यक्ति जो कैप्टन है ना, वो क्या कर रहा है वहां पर, बुक प्रोड्यूस कर रहा है जो उसके पास थी ऑलरेडी। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस showing observation alleged to have been taken by him from day to day। वो डेली की डेली उसमें जो भी जहां से निकलता था, जैसे जैसे कार्य करता था और जो जो चीजें दिखती वो डे टू डे रूटीन में उसको क्या करता, दिखता हर चीज। आज से नहीं दिख रहा, पहले से ही इन सब का एक फॉर्मेट होता है, उसमें वो उस ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन या ड्यूरिंग द बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस वो ये सारी चीजें लिख रहा है, और वो उसने प्रोड्यूस किसके सामने करा दी, कोर्ट के सामने करा दी कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंड इंडिकेटेड दैट द शिप वाज नॉट टेकन आउट फॉर हर प्रॉपर कोर्स। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था जब डे टू डे की उसमें लिखी हुई थी कि साहब ये जो गई है वो प्रॉपर कोर्स से नहीं गई है। तो वो जो स्टेटमेंट पर्टिकुलर लिखा हुआ है, लिखा तो उसमें दुनिया भर की चीजें थी, उसमें कहां से जा रहा है क्या, लेकिन जहां से मेन डिस्प्यूट अराइज हुआ कि भाई यहाँ से इसने मोड़ दीजिए, तो वो जो चीज उसमें लिखी हुई है कि भाई मैंने ऐसे करके इसको वहीं से लिया है, इस तरीके से ये चीजें दिखी, तो वो स्टेटमेंट क्या बन गया कि हाँ सच में वो वहीं से ही लेके गया। बात समझ आ रही है ना, ये मेन बात है। तो ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट, अगर ये प्रूव कर दे
because they would be admissible between third parties if he were dead under section number 32 clause 2. अब देखो ये क्यों डाइंग डिक्लेरेशन या 32 के अंदर ले लिया गया, बताओ क्यों लिया गया? उसने तो ड्यूरिंग द कोर्स वो सारी चीजें लिखी थी। अगर सपोज करो वो मर जाता है तो वो किसी थर्ड पार्टी को तो मिलती है, तो उससे भी पता चल जाती है बात, पर पता चल जाती कि नहीं चल जाती, लेकिन वो मरा तो नहीं है, लेकिन उसने वो सारा सिस्टम लिख रखा है, उसको कर दे, ये ड्यूरिंग द कोर्स लिखा हुआ है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो लाइन हटा करके दूसरी लाइन जोड़ दे, तो फिर वो कॉन्ट्ररी प्रूफ वाली बात जो है वो अलग से ही तय की जाती है, क्योंकि कोर्ट तो एडमिसिबल मानेगी उसे, क्योंकि कोर्ट प्रिज्यूम करके चल रही है उस चीज को। अब दूसरी पार्टी जो है वो क्या करती है, उसके खिलाफ कॉन्ट्ररी प्रूफ करते हैं उस बात को। ये चीज क्लियर है, ये चीज। सेक्शन नंबर 2 इसका क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। An admission may be proved by or on the behalf of person making it when consists the statement of existence of any state of mind, underline कीजिए state of mind और body। कौन सी जगह पढ़ा था स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के रिगार्डिंग, कि जहां पर उसके ऊपर ही क्वेश्चन उठ जाए स्टेट ऑफ माइंड को एग्जिस्टेंस को लेकर के और बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडी को लेकर के या फीलिंग को लेकर के। ओ वेरी गुड। 14 सेक्शन नंबर 14 में हमने इसके बारे में देखा, तो वहां पर हमने बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट देखे थे, इंटेंशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, मोटिव, दुनिया भर की चीजें देखी थी, जिससे हमें पता चलता है किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में कि भाई उसका माइंड उस टाइम पे था या नहीं था, एग्जिस्टेंस में था नहीं था, उसकी स्टेट ऑफ बॉडी क्या थी, फीलिंग कैसी थी। तो अब क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ चुका है, अब उस टाइम पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी जो थी, जब कैप्टन था वो तो मरने वाली स्थिति में तो था नहीं, लेकिन वो डेली की रूटीन लिखता था अपने, तो वहां पर कोई बॉडीली फीलिंग तो काम नहीं कर रही ना उसकी, लेकिन उसने ऑर्डिनरी कोर्स में वो सारी चीजें लिखी, समझ आ रही बात। लेकिन यहां पर अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, यहां पर अगर वो किसी ऐसी बॉडीली फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड के रहते हुए इस बात का कोई स्टेटमेंट देता है कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसी घटना घटित हुई है, देखो लिखा हुआ है वहां पर, एग्जिस्टेंस द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और अ बॉडी, बॉडी की स्टेटमेंट स्टेट के बारे में बात हो रही है, और स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस था या नहीं था ये तो क्वेश्चन अलग है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस टाइम पर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट किसके खिलाफ दे रहा है, अपने ही फेवर में दे रहा है, खिलाफ नहीं दे रहा, क्योंकि एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, तो फेवर में होगा, खिलाफ होगा तब तो वो 21 के जनरल रूल में चला जाता, लेकिन फेवर में है तब भी वो एडमिसिबल माना जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि जब किसी के हाव भाव बिगड़ने लगते हैं ना, तभी आदमी सच बोलने लगता है। जैसे कि जहर दिया किसी व्यक्ति को, तो वो बताएगा नहीं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसके साथ, घटनाएं बताता कि नहीं बताता, हालांकि वो चीज डाइंग डिक्लेरेशन में भी जाएगी, लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उस टाइम पर हम जो एसेंशियल एलिमेंट देख रहे हैं उसकी बॉडीली फीलिंग देख रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड को देख रहे हो जब वो कह रहा है। जैसे सपोज करो, जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने टक्कर मारी, अब जब टक्कर मार रहा है वो व्यक्ति, तो उसके कहीं ना कहीं तो लगी होगी, तो वो भागा भागा इस साइड आता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो उसके हाव भाव क्या है कि वो क्या कहता है, सामने इशारा करके कि साहब इसने ही टक्कर मारी है, और हमने भी देखा कि साहब स्टेटमेंट ये है जो वो कह रहा है, उसके हाव भाव, क्योंकि वो उस टाइम पे झूठ तो बोल नहीं सकता है सीरियसली, तो फिर उसने जैसे ही